हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 27 विज्ञान की करेंगे कक्षा 10। जैव प्रक्रम श्वसन। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। नाक वायु को गर्म और फिल्टर करता है। ग्रसनी वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है। स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स। श्वास नली ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है। उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करते हैं। ग्रसनी अंत में इन दो शिखाओं में विभाजित हो जाती है और ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है। वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है फुफ्फुस। श्वसनिकाएँ फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायुमार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुँचाते हैं। कूपिका वाहिनी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कूपिका कोश में पहुँचती है। कूपिका फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयाँ जहाँ गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। सांस लेना ऑक्सीजन युक्त वायु लेना यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है या डायफ्राम समतल हो जाता है जिससे वक्ष गुहा आयतन बढ़ जाता है। इसलिए वक्ष गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु जाती है। अगर फेफड़ों के अंदर दबाव कम होगा तो फेफड़ों के अंदर वायु जाएगी, और अगर फेफड़ों के अंदर दबाव ज़्यादा होगा तो फेफड़ों से वायु बाहर जाती है। सांस छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन है। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है। डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, वायु का दबाव कम हो जाता है। नहीं, यदि वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो वायु का दबाव बढ़ेगा। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। वायु का दबाव बढ़ जाता है और फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। जब वायु का दबाव फेफड़ों में ज़्यादा होगा तभी तो वो फेफड़ों से बाहर निकलेगी, कम होगा तो अंदर ही रह जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं रेड कलर के एरो ये दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन ली जा रही है, और ब्लू कलर के एरो ये दिखा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में छोड़ी जा रही है। फुफ्फुस के अंदर कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कूपिकाओं में छोड़ती है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुँचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी हीमोग्लोबिन कूपिका में से ऑक्सीजन ले लेता है और जहाँ ज़रूरत होती है शरीर के जिस हिस्से में वहाँ छोड़ देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कूपिका में छोड़ देता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में हमारे होते हैं। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन हम कर लेते हैं कुछ। उपास्थि वलय का क्या कार्य है? उपास्थि वलय श्वास नली को संरचना प्रदान करते हैं और उसे खुला रखते हैं, यानी कि अगर उसमें हवा नहीं होगी तो अगर उपास्थि वलय ना हो तो पिचक जाएगी श्वास नली। प्रश्न 2, बड़े बहुकोशीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर द्वारा किया जाता है। श्वास वर्णक फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाएं। सांस लेने के दौरान डायफ्राम समतल हो जाता है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और दबाव कम हो जाता है, अतः फेफड़ों के अंदर वायु चली जाती है। सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु का दबाव बढ़ जाता है जिससे वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इस तरीके से आपने देखा कि सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वर्कशीट में हैं, तो आप वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए।